बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर्स के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आपको पता है कि गाहे गाहे जितने भी इश्यूज़ करंट अफेयर पे होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उन पे बहस और तामीरी बहस के साथ साथ उससे कुछ कंक्लूजन निकले और वो आपके सामने पेश किया जाए। लेकिन मैं यहाँ कहने पे मजबूर हूँ कि मौजूदा बजट जो है ये मेरी अपनी राय नहीं है, ये अवामी राय है। ये मैं जो बात करने लगा हूँ वो अल्फाज का गोरख धंधा साबित हो रहा है। हमने देखा है कि महंगाई ख़त्म करने के लिए टैक्सेस इतने लगा दिए गए हैं कि महंगाई कर दी गई है, यानी महंगाई ख़त्म करने के लिए महंगाई कर दी गई है और कर्ज ख़त्म करने के लिए मज़ीद कर्ज लिए जा रहे हैं। अगर इससे मईशत बेहतर होती है तो मैं ज़रूर आज इस पे चाहूँगा कि कोई मेरे मेहमान गिरामी से ये बताए कि मईशत की बेहतरी की तरफ हम किस तरह जा रहे हैं। दूसरा, मुझे यहाँ गालिब याद आ गया। उनका एक शेर है कि बाजीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। और वही तमाशा जो है वो देखते देखते हमारी सहाफ़त यहाँ तक पहुँच गई और हम कभी रियासत के खैर खा होने के साथ साथ हम हुकूमतों की तारीफ़ भी करते रहे। लेकिन रियासत तो एक माँ के जैसी जिसका ख्वाब हमें दिखाया जाता है हमेशा, यकीनन वो माँ जिस तरह भी पेश आए माँ रहती है। लेकिन जो माँ को किसी और तरफ ले जाके कभी महंगाई रियासत के ज़िम्मे डाल के बच्चों को मुतनफ़र करते हैं, मैं उनसे भी आज मुखातिब हूँगा, ख़ाह वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हों। आप यकीनन उस जमात तक पहुँच गए होंगे, वो भी 9 मई करने वाले जो हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। मुस्लिम लीग नवाज़ की तारीफ़ मैं ज़रूर कभी कभी करता हूँ, वो इसलिए करता हूँ कि कम अज़ कम कुछ लोग कहा करते थे कि हम श्रीलंका जैसा मुल्क बन जाएंगे, लेकिन शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने कम अज़ कम फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ मिल के जिस तरह से इस मुल्क को, रियासत को बचाया है बैंकक्रप्ट होने से, तो यकीनन वो काबिल तारीफ़ ज़रूर है। लेकिन अगर उसकी जज़ा ना मिली और वो सज़ा बन गया तो फिर हमारे लिए बहुत बुरा होगा। मैं अपने मेहमान गिरामी का तारफ़ करवाता चलूँ। मेरे साथ इस वक्त सेट पे मौजूद हैं मोहतरम कैस असलम साहब, माहिर माशियात हैं, इनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। खुशामदीद सर। नासिर शिराजी साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं और तज्ज़ियाकार हैं, वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। और मुझे जापान से ज्वाइन किया है जनाब राना इब्रार हुसैन ने, सरपरस्त आला हैं मुस्लिम लीग नवाज़ जापान के, वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। आगाज़ करते हैं जी कैस असलम साहब से, क्योंकि हम सहाफ़ियाना राय दे सकते हैं, नासिर शिराजी तज्जिया दे सकते हैं, लेकिन जो ज़रब तकसीम है या प्लस माइनस जिसको मैं कह लूँ, उसके माहिर जो हैं वो कैस असलम साहब हैं। आगाज़ करते हैं जी बजट के हवाले से। सर, हमें कुछ थोड़ा ब्रीफ करें ताकि बहस को आगे बढ़ाया जाए। शुक्रिया शिराजी साहब, थैंक यू मुझे इनवाइट करने का। बात यह है जी कि पहली बात तो ये है कि बजट हुकूमत चलाने का नाम होता है, मगर उसके साथ साथ वो पॉलिसी भी देता है और हम तवक्को करते हैं कि महंगाई को कम करेगा एंड सच फोर्थ। आपने अपने इंट्रो में बड़ी खूबसूरती से ये कहा कि रियासत माँ होती है, मगर मैंने इस मुल्क में जो देखा वो ये देखा कि कुछ अमीर ज़्यादा उसके लाडले बच्चे हैं जिनको छूटें भी दी जाती हैं, जिनको मरातें भी दी जाती हैं, और बहुत सारे इस मुल्क के, इस रियासत के सुतेले बच्चे हैं जिनके बच्चों को तालीम नहीं मिलती, जो अब एक नौकरियां नहीं मिल रही, जो किसी ख़ास स्टैंडर्ड बहुत नीचे से ऊपर आने की तवक्को भी नहीं रखते, सच फोर्थ। सो पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करने की है कि ये दो इकोनॉमीज़ हैं, ये एक इकोनॉमी नहीं है। अच्छा। और ये एक गलत ख्याल है पॉलिसी मेकर्स का, वो IMF में बैठे हों या हमारे यहाँ बैठे हों, कि कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है।
ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो होता था आज से 50 साल पहले, जब रोबोटिक्स नहीं आ गई थी, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आ गई थी। तो ये ठीक है कि फैक्ट्रियां बनती थीं, उसमें कोई 20-25 हज़ार लोग नौकरियां निकलती थीं, मगर जब नई मशीनें जो रोबोटिक्स से काम करती हैं तो और जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो क्या नौकरियां निकलनी हैं, और जो निकलनी हैं उसमें जब एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की, यूथ की जो 60% है इस मुल्क की, ना वो स्कूल जाते हैं, जो स्कूल जाते हैं वो 5वीं-6वीं जमात तक उनकी स्किल्स हैं, आईटी शाईटी तो है ही नहीं। सो द पॉइंट इज़, अब वापस आ रहा हूँ मैं बजट पे जी। हर दफ़ा पहले बजट से बढ़ा दिया जाता है, हर दफ़ा टैक्स के अहदाफ में। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एनॉमली आपको, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने जी पड़े हैं। ये बजट है जी 17,573 बिलियन रुपीस का। उसको आप, मैंने जब उसको ऐड किया, उसका 80.4% जो है वो फेडरल रेवेन्यू से आएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से, और 29.3% आना है 5 बिलियन से ज़्यादा जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू। जब इनको मैंने ऐड किया तो वो ये जो नीचे फिगर दिया हुआ है 17,573 बिलियन का, उससे 10% ज़्यादा है, 110%, 109.7% है। मैंने एक दूसरी तरीके से भी उसको ऐड किया तो फिर वही फिगर आया। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि गलती नीचे वाले फिगर में है या ऊपर वाले में है। तो जब आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिसलीड कर रहा है तो फिर हमारे जैसे इकोनॉमिस्ट कैसे यकीन करेंगे? अच्छा सर, ये मिसलीड आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, ये मिसलीड किया गया है या कंफ्यूजन बरकरार रखने के लिए? मेरा ख्याल है कि किसी ने कैलकुलेट ही नहीं किया। ओ माय गॉड चीज़ों को जिस लेवल पे मैंने उसको कैलकुलेट किया है वो, बट जो हमें नज़र आया है वो ये है जी कि पेंशन्स भी बड़ी हैं। जो सबसे तकलीफ दे है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, जो 46.7% ऑफ द उस फिगर की हैं। जो कर्जे, क्या अब तो खुद ही फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने कह दिया कि सूद की अदायगियाँ हैं, इस्लामिक अदायगियाँ। साथ उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसको इंटरेस्ट भी कह देते तो शायद छुप चल जाता, बात रेशमी रुमाल में लपेटा जाता जी। सूद की अदाइयाँ, जब आप आधे के करीब पैसे कर्जे वापस नहीं, उसके सूद की अदाइयों को कर रहे हैं, सूद की मद, तो फिर आपके पास बचना क्या है? ये भी ठीक है कि कोई इतना ही प्रोविंसेस को दे देंगे, जो फिर प्रोविंसेस ने फैसला करना है कि उन्होंने एजुकेशन पे, एग्रीकल्चर पे कहाँ लगना है, वो तो अभी आने हैं बजट्स। मगर बड़ी करेक्टली हमने डिफेंस में भी थोड़ा सा इजाफा किया है, 13% होता था 14.5% पे, क्योंकि हमने अब और टेक्नोलॉजी भी लेनी है, ज़ाहिर है। बट जो डेवलपमेंट है वो उस पर कट लगाया है। अब जब आप कट लगाएंगे तो हमें चाहिए पानी, हमें चाहिए रेजरवायर्स, एक तो वैसे ही चाहिए थे, मगर जब वो इंडिया ने हमारा पानी बंद करने की थ्रेट दी है तो हमें बहुत सीरियसली रेजरवायर चाहिए, हमें बहुत सीरियसली चाहिए कि हम इस वक्त जो भी एक्सेस डेवलपमेंट बजट है वो उस तरफ लगा दें जहाँ से बिजली भी पैदा होगी और पानी और भी, लोगों को रिलीफ भी मिल सकता और रोजगार भी मिलेगा। हम जरा राना साहब की तरफ चलें जी, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी हमारे पास मौजूद है, पूछते हैं राना साहब, कैस असलम साहब ने आदादो शुमार के जरिए से हमें गाइड किया है और अल्फाज का गोरख धंधा, और मैंने भी इसको जरा माइन्यूटली चेक किया राना साहब, तो उसमें मुझे वाज़ेह तौर पे ये चीज़ नजर आई है कि महंगाई खत्म करने के लिए बाकायदा महंगाई की गई है और कर्ज खत्म करने के लिए मजीद कर्ज लिए गए हैं। अब जरा इसमें थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या लॉजिक है कि आम आदमी जो है वो गरीब से गरीबतर होता जा रहा है, गुर्बत की सतह से नीचे लोग चले गए हैं, मिडिल क्लास जो है वो बिल्कुल ही अपनी जिंदगी से महरूम हो गया है, यानी जो सुकून में नहीं है वो क्या जिंदा है। तो जरा मुझे बताइए कि इमरान खान तो कहते थे कि कब्र में सुकून मिलेगा,
अब शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं कि कहां सुकून मिलेगा, ये जरा बता दीजिए हमें। देखें जी, बात ये है कि मुल्क के जो हालात हैं इस वक्त, मौजूदा हालात, ये किसने बनाए हैं? बरूदी सुरंगें कौन बिछा के गया है? हाँ जी, इस मुल्क में 9 मई जो है वो किसने की है? और इसके बाद आए दिन जो रैलियां और जलसे जुलूस की सियासत होती रही है वो कौन करता रहा है? ठीक है। ये सारे हालात जिस तरफ जा रहे हैं, पहले नंबर पे तो पाकिस्तान में फॉलर और नॉन फॉलर का जो एक चीज बयान की जाती है, हम जिस मुल्क में रहते हैं जापान में, यहाँ तो सारे फाइलर है, यहाँ तो नॉन फाइलर है ही कोई नहीं। यहाँ से तो बूट पॉलिश करने वाले से लेके तो टोयोटा और होंडा और सुजुकी और निसान की कंपनियां तक सब जो है वो टैक्स देते हैं, कोई टैक्स से बाहर नहीं है। लेकिन क्या पाकिस्तान में ऐसा ही है? पाकिस्तान में तो हमारे जिम्मेदार जो है नहीं, राणा साहब यहाँ शामिल नहीं। एक जरा कता कलामी कर रहा हूँ, यहाँ जरूर ये बताइएगा कि हमें ये भी नहीं ना पता कि वहां आप जिस मुआशरे की मिसाल दे रहे हैं, खुसूसन जापान की, तो वहां तो सारा ले जाएं वो, मतलब अगर गवर्नमेंट सारा ले जाए, सेहत उनके जिम्मे, बच्चों की स्कूलिंग उनके जिम्मे, रिहाइश उनके जिम्मे, उनकी बीमारी तंगी तुर्शी उनके जिम्मे, यहां तो लावारस की मौत मरते हैं लोग जब सब कुछ गवर्नमेंट को दे दें। फिर मैं बताता हूं जी, मैं एक यहाँ बिजनेसमैन हूँ, मेरा कारोबार है, कोई तकरीबन 30 ईयर से मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो 40% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ जापान ने हर साल का जो प्रॉफिट है उसमें से लेना ही लेना है। ठीक है। चाहे हम इधर हों उधर हों, 40% जो है वो उनने बचत का ले लेना है। ठीक है। और 60% कंपनी को मिलना है, और सारी स्ट्रगल हम खुद करते हैं। पाकिस्तान में तो अभी तो कुछ भी नहीं ले रहे वो। पाकिस्तान में तो अभी लोग जो हैं वो इसमें आ ही नहीं रहे कि इस मुल्क से जो गरीब मेडिसिन लेना चाहते हैं और जरूरियात की चीजें लेना चाहते हैं, वो इस मुल्क को भी तो कुछ दे। ठीक है। पहले नंबर पे तो बरूदी सुरंगें बिछा के जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी 4 साल रही है और लोगों को मशवरे देती रही है कि सुकून जो है वो कब्र में है। तो हमने तो वो 16 महीने जो कोलिशन पार्टनरशिप के साथ किए, उसमें भी मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, जबकि वो कहते थे कि ये बच ही नहीं सकते, ये हर सूरत में श्रीलंका बन जाएगा, ये मुल्क बचा ही नहीं सकते। तो पाकिस्तान इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं, साजिश तो हुई थी, ये तो पक्की बात है कि मुल्क को डुबोने की साजिश तो हुई थी। लेकिन मैं उधर ही आ रहा हूं कि जब इतनी बड़ी साजिशें करके और ऐसे हालात पैदा किए, तो उसमें अगर शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को 16 महीने की हुकूमत में अपनी पार्टी को डैमेज कर लिया, लेकिन रियासत को डैमेज नहीं होने दिया। ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। और जब दोबारा से हुकूमत मिली है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा बजट हम जो है अल्लाह के फजल से जो है वो गवर्नमेंट जो है वो दे रही है, और अवाम के लिए सहूलियात के साथ है। अगर प्रॉपर्टी पे या तनख्वाहों में जो है वो 10% उन्हें जो है फायदे दिए हैं, तो वो मेयारे जिंदगी तो इसी अवाम का ही बनना है। अगर प्रॉपर्टी में कंसेशन जो है वो कंसेशन होती है सर, तो वो कंसेशन का काम होता है। आपकी बात बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जब आप मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मुझे अल्लाह ताला माफ करे, अगर किसी सफेद पोश को किसी ने किसी से पूछा था कि मौत से ज्यादा तल्ख बात क्या है, उन्होंने कहा कि जब किसी सफेद पोश को किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ जाए। तो यहां तो हर दूसरा सफेद पोश, मैं जिसको जानता हूं, कोई बच्चों की फीस के बारे में परेशान है, कोई बिजली के बिल के बारे में परेशान है, कोई अपने घर के किचन के बारे में परेशान है, और यहाँ पे आपकी जो सरकार है वो आपकी नहीं, जो भी पुरानी सरकार है, मैं पाकिस्तान का ये पुराना वतीरा है, फैसिलिटेट करने की बजाय
1 मिनट में प्लास मारते हैं मोहलत देने की बजाय। और दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि सारी दुनिया में जिसने कर्ज देना है वो बाइज्जत है, वो इज्जतदार कहलाता है दुनिया में। यानी अगर यूके में कोई बंदा कोई चीज लेता है तो वो घर भी लोन पे लिया हुआ है, गाड़ी भी लोन पे लिया हुआ है, और वो इतनी रिस्पेक्ट के साथ, हालांकि वो रियासत से कर्ज ले रहा है और रियासत उसको मोहलत भी देती है ताकि वह दे सके। यहां तो इतना पाबंद कर दिया जाता है कि वो बंदा खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाता है, उसको रिलीफ देने की बजाय। क्योंकि कहा यह जाता है, हमारे दीन में भी है कि उसको इस तरह फैसिलिटेट करो कि वो अपने कर्ज की अदायगी कर पाए। तो यहां तो फिरौन बैठे हुए हैं, सारे बड़े बड़े माफ करवा लेते हैं और छोटे शिकंजे में आ जाते हैं। आप ठीक कहते हैं, लेकिन ये हालात में हमारे मुआशियात तो है नहीं, लेकिन सियासी पहलू से तो मैं बात यही करूंगा। बिल्कुल ठीक है कि 30 से 40% के करीब महंगाई थी, ठीक है, जो अब 6 या 5 के करीब आ चुकी है। महंगाई में तो फर्क आया है, ये तो नहीं कि महंगाई वो ठीक है। अब हम जरा शिराजी साहब के पास चलें, शिराजी साहब के पास चलें। शिराजी साहब मुझे बताइए, राना साहब ने यकीनन जो बातें की हैं उसमें बहुत सी बातें दुरुस्त भी हैं, लेकिन ग्राउंड पे सिचुएशन जो है वो उस तरह की नहीं है। तो अगर महंगाई नहीं है, क्योंकि 7% जो बिजली सस्ती की गई थी उसमें कुछ मुझे रिलीफ बिल्स में नहीं नज़र आया। उसके अलावा दीगर मामलात में भी हमने देखा है कि अनाउंसमेंट ज़रूर हुई हैं, लेकिन अभी तक उसका अफेक्ट नहीं आया आम आवाम पे। उसकी ज़रा वजूहात बता दें। शमशी साहब, अभी मैंने बड़ा खूबसूरत कसीदा सुना है हुकूमत की शान में, और मेरा जी कहता है और मेरी ख्वाहिश है कि जितने कसीदा गो हैं जो ये रविश इख्तियार किए हुए हैं या जिनकी ये सोच है, असल में उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान होना चाहिए। वो जापान में बैठे हैं, बरतानिया में हैं, यूरोप के दीगर शहरों में हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान इतना एक आइडियल मुल्क है, कितनी जन्नत है, वो इस जन्नत को छोड़ के अपने प्यारों से इतने दूर क्यों है? एक तो मेरा ये सवाल है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि किसी भी मुल्क की कोई भी हुकूमत हो, उसकी तमाम पॉलिसीज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है इकनॉमिक पॉलिसी। बजट उसका हिस्सा है और तमाम पॉलिसीज़ जो हैं वो इस पॉलिसी से इफ़ेक्ट होती नज़र आती हैं। हमारा बजट हमने नहीं बनाया, हमारा पिछला जो बजट था वो भी हमने नहीं बनाया था। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना इन ब्लैक एंड वाइट बता चुके थे कि IMF से मुशावरत हो रही है, उनकी टीम आई हुई है, वो बजट बना रही है। पिछले साल भी ऐसा ही था, इस मरतबा भी ऐसा है। अच्छा, लेकिन शिराजी साहब यहाँ कंपैरिजन कीजिएगा, जो उससे पहली गवर्नमेंट थी वो कहते थे कि हम डिफॉल्ट करने वाले हैं, हमारा हाल श्रीलंका वाला होने वाला है। और बेशक ये IMF ने बनाया है या दूसरी दफा भी IMF ने बनाया है, लेकिन इसका क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट भी लेती है, रियासत पाकिस्तान के इदारे भी लेते हैं कि हमने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचा लिया। जरा सुनिए ना जी, डिफॉल्ट वाली कहानी और ये ड्रामा जो है क्या था? ये इन्होंने नहीं कहा था डिफॉल्ट का पहली गवर्नमेंट ने कहा। किसने कहा था? इमरान खान ने। नहीं, उसने नहीं कहा था, ये तो बाद वालों ने कहा कि मुल्क डबो रहा था। नहीं, उसने इमरान खान जब मैंने सुनी सर मेरी बात सुन, खान साहब ने स्पीच में कहा सवाल आ गया कि मुल्क श्रीलंका बनने जा रहा है। आपका सवाल आ गया और उन्होंने कहा कि मेरा जवाब सुन लेना। उन्होंने कहा जी ये मुल्क 3 टुकड़ों में बटेगा, ये भी कहा सर। ठीक थी, उस वक्त भी यही कैफियत थी जब नून लीग की हुकूमत गई थी, करप्शन के इल्जाम में गई थी ना जी। अदालतों के फैसले थे, मेरे और आपके फैसले तो नहीं थे। अब जरा सुनिए, आज का जो इल्जाम है पिछली हुकूमत पे कि जी अब ये मुल्क डबो के चले गए और बारूदी सुरंगें लगा गए। बारूदी सुरंगों के जमाने में पेट्रोल 150 रुपए लीटर था, डॉलर 150 रुपए लीटर था। तो उस वक्त मुल्क में सुन लेना, आपका कसीदा हमने सुन लिया। बराए मेहरबानी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जरा तहम्मुल से मेरी बात खत्म होने दें, उसके बाद आप फिर दोबारा अपना जवाब दीजिएगा। अच्छा जी, वो थी बारूदी सुरंगें, 150 रुपए का डॉलर, 150 रुपए का पेट्रोल, ठीक है जी। और बिजली का रेट जो था वो भी आपके सामने है, आज की निस्बत बहुत कम था। अब मेरी अर्ज ये है कि बजट जिस अंदाज में बनाया गया वो कैफियत क्या है। शमशी साहब, आप बड़े साहिब इल्म आदमी हैं, वसी सहाफ़ती तजर्बा है, लिटरेचर से भी शगफ है। अब ये नहीं पता ख़वातीन के मामलात पे आपकी दस्तरस कितनी है या आप कितना जानते हैं। अब जो मैं अर्ज करने जा रहा हूँ, अगर उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो घर में बेगम साहबा से जरूर पूछिए। ख़वातीन पे एक वक्त आता है मिनोपास का,
और ये कैफियत होती है जिसमें उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्या मैंने क्या करना है। तो इस वक्त हमारे यहाँ हमारी हुकूमत पे सियासी मेनोपाज की कैफियत तारी है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो रिलीफ की बात करते हैं, ऑन ग्राउंड रिलीफ है ही नहीं। वो बैंक की ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगा देते हैं और कहते हैं ये इकॉनमी के लिए बड़ा बेहतर है। वो एक जगह रिलीफ देते हुए ये कहते हैं कि हमने जो फिक्स टैक्स है उसमें वो तो हमने बढ़ा दिया, लेकिन हमने फलां जगह जो है वो कमी कर दी। जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो पता लगता है कि तनख्वाहदार तबका पहले से अब ज्यादा टैक्स देगा। अच्छा, महंगाई को कहते हैं जी हमने खत्म कर दिया। भाई किसी वजीर ने आज तक अपने हाथ से जाके मार्केट में या उसकी बेगम ने अशियाए जरूर खरीदी हो तो उनको मालूम हो क्या है। ये जो कहते हैं जी महंगाई 5 से 7% पे आ गई, इससे बड़ा झूठ और दरोगोई क्या हो सकती है। मुश्ताक यूसुफी ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा झूठ की 3 किस्में हैं, एक है झूठ, दूसरा है सफेद झूठ और तीसरा है पाकिस्तान के बजट के आदाद-ओ-शुमार। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर मुल्क डूब रहा था और आपने बचा लिया तो मुझे बताएं कि कर्जे पहले कितने थे और अब कितने हो गए। जरा सुनिए सर, जरा एक मिनट इजाजत दीजिए। जी जी प्लीज। आज कर्जे कितने हैं और ये कर्जे कहां गए और क्यों खर्च हो गए। ठीक। और कर्ज की सूद की अदायगी के लिए जो कर्ज लिए जा रहे हैं वो तो वजीर खजाना का कन्फेशनल स्टेटमेंट आ चुका। तो इसके बाद कोई इबाम है कि मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है, इसका मुस्तकबिल क्या है। बात तो देखें ना, तकलीफ तो है हर शख्स को, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। अब इसका अजाला किस तरह से मुमकिन हो सकता है, कैसा मुझे बताइए कि ये किस तरह मुमकिन है। गवर्नमेंट ने यकीनन बहुत से माहिर माशियात बैठे होंगे, उन्होंने इसके ऊपर वर्कआउट किया होगा, आगे भी इन्होंने अवाम के पास जाना है। क्या इनको इतनी समझ बूझ नहीं है, जिस तरह से शिराजी साहब ने कुछ चीज़ों से पर्दा उठाया, राना साहब ने पूरी वो एक सुनाया कि जी किस तरह से रिलीफ जो है अवाम को मिला। अब आप जरा इस पे बताइए अदादो शुमार के जरिए से कि रिलीफ मिला या नहीं मिला। देखें शिराजी साहब, शमसी साहब, पहली बात तो ये है कि हुकूमतें टैक्स लगाया करती हैं, जिस तरह हमारे दोस्त कह रहे हैं जापान में वो 14% देते हैं, हमारे यहाँ ये 37 से 30% पे रिडक्शन है। एक गलती और की कि डॉक्यूमेंट्स ये कह रहे थे कि नीचे 50,000 से ऊपर जो होगा वो 1% होगा, और कल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा नहीं वो गलत है, ये 2.5% टैक्स नीचे होगा। तो नीचे वालों की रिलीफ जो देनी थी उनको तो नहीं, ऊपर वालों की दे दी है 7%। वेरी गुड। तनख्वाहें हर साल ही बढ़ती हैं, पहले भी बढ़ती थी। मुझे ये बात मेंबरान असेंबली, स्पीकर, सेनेट के चेयरमैन, उनके सर वो पहली बात तो बरूदी सुरंगे मेरी समझ में ये नहीं आती। ये मिलिट्री का जो है कि क्या 2-3 साल तो हो गए PDM 1 ये बीच में आई एक इंटरिम गवर्नमेंट। शेख रशीद ने बोला था एक साल जब अदम एतमाद हुई ना, उसने कहा जी इमरान खान बारूदी सुरंगें बिछा गया है। सवाल बड़े सिंपल हैं, इसीलिए तो रो रहा है ना, इसलिए बाहर बैठा रो रहा है। आपकी इंडस्ट्री चल रही है या नहीं चल रही, हाँ ये सवाल है। उसी ने ग्रोथ देनी है, उसी ने। अब पिछले साल, ये मैं आपके सामने इन्हीं के इकोनॉमिक सर्वे, पिछले साल एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ थी वो 6.4 थी, और यही कहा गया कि उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। ठीक है। इस साल वो 0.6 है, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। ये डिक्लाइन एग्रीकल्चर में क्यों आई है? हाँ वजह ये विरोधी सुरंगे के बाद आई है ना, क्योंकि हुकूमत तो 2 साल होने को है जी, 3.5 साल हो गए जी। नहीं, मैं 1 साल की बात कर रहे लेते हैं ना इन्हीं की। इसी तरह जो इंडस्ट्री थी उसकी ग्रोथ 3% थी पिछले साल, इस साल 1.3 है। उसमें नीचे आई है वो जो हमने बचाया है मुल्क को। तो इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर जो है उसमें ग्रोथ आई है, 2.2 पिछले साल थी, 2.9% इस दफ़ा है सर्विस सेक्टर में, और वो भी IPPs और बैंक सेक्टर की वजह से हुई है। बस सवाल और है जी, सवाल ये है कि क्या बिजली जो है वो इस लेवल पे आ जाएगी? 54% अभी भी फॉरेन थर्मल का उसमें हिस्सा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्या बिजली इतनी आ जाएगी कि छोटे इंडस्ट्री और छोटा कारोबार जो है, हमने बड़ी अच्छी तरीके से 22% से
बल्कि मज़े की बात यह है कि इमरान खान साहब के ज़माने में जब 6% ग्रोथ थी तो 6% या 7% ही थी इंटरेस्ट रेट। इन्हीं के ज़माने में वो 22% पे गया, ग्रोथ रेट नीचे गई, अब वो 11% पे आया तो ग्रोथ रेट ठीक होनी शुरू हुई है जी। तो ये बात तो इनको पता थी बिल्कुल ठीक कि ग्रोथ रेट जो है वो एडवर्सरी रिलेटेड है इंटरेस्ट रेट से, तो बैंकों को फायदा देके अपने अपनी इंडस्ट्री बिठा दी है। यानी ये रिवाज पड़ गया है कि खुद ही गिराओ और फिर अपने खुद ही आहिस्ता आहिस्ता उठा लो। असल जो इशू है कि लोगों को जब तक मुलाजमत मिलेगी, वो भी उन्होंने भी एक बात की है कि प्रॉफिट्स पे टैक्स लेता है जापानीज गवर्नमेंट। प्रॉफिट आपके पास ना प्रॉफिट्स है ना सेविंग है। अच्छा सर, जो फाइलर और नॉन फाइलर की बात है, इस पे बड़ा शोर मचा हुआ है। मैं एक बात जरूर करना चाहता हूं, गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि आईडी कार्ड्स, नादरा का रिकॉर्ड लेके वो सबको फाइलर कर दे? सर डिजिटल हो सकता है, कोई मसला ही नहीं है। आपके पास घरों में बिजली के बिल आते हैं ना, उसमें भी तो नहीं फाइलर कर दे, वो नाम पे गाड़ियां, घर, सब कुछ आ जाएगा। सर एक टैक्स बड़ा खूबसूरत होता था इस मुल्क में जो मुशर्रफ ने खत्म किया, उसका नाम था वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स, ठीक है। वो सिर्फ अमीरों पे लगा करता था, वो उड़ा दिया और सब्सिक्वेंट किसी गवर्नमेंट ने भी उसके बारे में नहीं सोचा। ये सारी डिस्क्रिपेंसी खत्म हो जाती। ठीक है जी। राणा साहब ये जो अपना कैस असलम साहब ने जितने आदादोशुमार बताए हैं ना, इनका किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इकोनॉमिक सर्वे सामने पड़ा है। देखें आप माशाल्लाह, मैं आपको जानता हूं, बेशक आप मुस्लिम लीग नवाज से हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई शख्स हो, लेकिन हम आवाम हैं और आम आदमी है, और आम इंसान जो है, अगर आपका कोई भाई कज़न वो पाकिस्तान में तो रहते होंगे, जिम्मेदार भी होंगे, दीगर मामलात भी होंगे, तो मुझे बताइए कि आपके पास खबरें वहां पहुंच रही होंगी अच्छाई बुराई की। थोड़ा मुझे खुल के बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस बजट के बाद 15 दिन में, महीने में, क्या आवाम को बिजली इतनी सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी कि ये एक्सपोर्ट करने का सोच सकें, कोई अपनी जो दरामदात में इजाफा कर सकें? क्या हम यहाँ पे जी प्लीज ठीक है बताएं जी। पहले तो मैं एक दो बातें जरूर जिक्र करना चाहता हूँ। जरूर करें। कि मेरे दोस्त कह रहे थे कि ये पाकिस्तान छोड़ के तो बाहर क्यों चले गए, तो इनको तो इधर होना चाहिए था और इस मुल्क का वजीर आजम इन लोगों को होना चाहिए। आपने देखा होगा कि ओवरसीज पाकिस्तान का जो कन्वेंशन है, अभी 2 माह पहले मैं आया हुआ था, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी 3 दिन का वो कन्वेंशन था हमारा इस्लामाबाद में। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 4.3 अरब डॉलर जो हैं वो भेजे हैं इस मुल्क को, जबकि सुरंगों बिछाने वालों ने हर जगह जो है IMF के पास गवर्नमेंट गई है, वहां लेटर लिखे हैं, खत लिखे हैं कि इस मुल्क को पैसे ना दें, और ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक एक मुल्क में इनके जो लोग थे वो कहते थे कि पैसे पाकिस्तान नहीं भेजने आपने। और सारे मानते हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई रीढ़ की हड्डी है तो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो अपनी रात दिन की मेहनत की कमाई जो है वो अपने मुल्क भेजते हैं, कोई प्रॉपर्टियां खरीदते हैं या फिर वो अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं। और उस लिहाज से 4.3 जो है वो इतनी पाकिस्तान के इंडस्ट्री वाले पाकिस्तान में इनकम नहीं ला सके जितनी के ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर बैठे इन्हें भेज रहे हैं। अगर ये सारे के सारे पाकिस्तान आ जाए तो क्या ये इस मुल्क को वो जो इन सब को संभाल लेंगे और अजाफी अखराजात नहीं पड़ेंगे? और ये तो अगर हम वहां बैठे हुए हैं तो हम वहां बैठ के भी पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, वहां बैठ के भी अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, और जो पाकिस्तान में रहते हैं उनसे ज्यादा हमारे दिल तड़पते हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की गुर्बत, पाकिस्तान के रोड, पाकिस्तान की मुश्किलात जो है वो हम रोज डिस्कस करते हैं यहाँ। हमें अपने से ज्यादा एहसास पाकिस्तान में रहने वाले अपने अजीजों कारब और पाकिस्तानी गरीब अवाम का है। दूसरी चीज इनने जिक्र किया कि इमरान खान साहब ने तो कहा था कि मैं अगर गवर्नमेंट में आया और IMF के पास जाने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं, मैं मौत को गले लगा लूंगा, लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा। तो क्या वो गए नहीं 4 साल IMF में खुदकुशी कर लूंगा? उन्होंने कहा मैं खुदकुशी कर लूंगा
अगर खुदकुशी वही ना जी, मर जाऊं अब खुदकुशी कर लूंगा, उससे बेहतर है मैं IMF के पास नहीं जाना। ऐसा ही है। तो फिर वहीं जाके उनके पाँव में भी गिर गए, पैसे भी लिए, और मुल्क में जितना कर्जा पहली हुकूमतों ने 60-70 साल में हासिल नहीं किया, जितना उसने 4 साल से लिया, और मुल्क का बना क्या, मुल्क में हुआ क्या, वो लोग कहाँ चले गए जो गोगी थी, जो बैरिया वाले थे, जो दूसरे तीसरे, उनके सारे यहाँ से रफू चक्कर क्यों हुए हैं? बात उन्होंने अब भी जाना है, करके गए और मुल्क को इस सतह पे पहुंचाया उन्होंने। सारे बच जाते हैं, ये इन्होंने बच जाना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बस। और ये आप भुगत रहे हैं अपने शिराजी साहब के पास, ऐसे लोगों को। शिराजी साहब से इन बातों का जवाब ले लेते हैं ना। अच्छा जी, मुझे अगर इजाजत दें तो मैं एक बात कह दूं। कैस साहब करें, सर पीटीआई के सारी लीडरशिप जेल में है ना जी, बिल्कुल। वो बड़े बुरे थे, जेल में चले गए, उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग छोड़ गए, खत्म कर दी उसको, वो बहुत सारे लोग इनके साथ चले गए, बैठ नहीं दिया, तो अब क्यों डर रहे हैं उससे? अच्छा जी, ये सारा उनसे डरना ही है ना। अच्छा, गुजारिश ये है कि वो जो ड्राई क्लीन प्लांट लगा था, वो जो ड्राई, सुनने ना जाए, वो हमारी भी सुन लेना। अब जापान के हमने बथेरी सुन ली ना, पाकिस्तान की। राणा साहब शिराजी साहब ने गल कर लेंगे जरा। जनाब, जापान के हमने बड़ी अच्छी बातें सुन ली, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें। जापान, बरतानिया, अमेरिका, दुनिया के जितने मुहज्जब ममालिक हैं, तो ये बताएं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो रिकॉर्ड डॉलर्स भेजे, नहीं जी सुने, उस पे जरा बात करें। मैं उस पर भी बात कर रहा हूं। मुझे बताएं, जापान, बरतानिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ये जितने मुहज्जब ममालिक हैं, क्या वहां ये मुमकिन है कि आप एक बिजली का प्लांट लगाएं, एक यूनिट बिजली पैदा ना करें, और आपको कैपेसिटी पेमेंट पे 22,000 अरब डॉलर हर साल बाकायदगी से अदा किए जाएं? क्या ये हो सकता है? तो आप खुद कहेंगे नहीं। हमने सुनते जाएं अजी, सुनते जाएं। अभी तो पहली बात है, परेशान ना हो, दिल पे हाथ रखें, हौसले से पानी भी पिए, ठंडा पानी भी साथ पिए। दूसरी बात, नहीं ठंडे की 12,000 इधर वैसे 12 अरब डॉलर से हीटर लगाया हुआ, चले कोई गर्म चाय पी लें जिससे खून गर्म हो जाए। 12 अरब डॉलर से लेके 22 अरब डॉलर तक इस मुल्क की इशराफिया लूट के ले गई, जो सिर्फ दुबई में इन्वेस्ट हुआ है, जो स्पेन में गया है, अमेरिका में गया है, बरतानिया गया है, भारत गया है, वो इसके अलावा है। मुझे बताएं, ये जिनके आपने कसीदे पढ़े हैं और जो चोर इन्होंने आपके ख्याल के मुताबिक जेलों में डाले हैं, वो जो 22 अरब डॉलर सिर्फ दुबई का इन्वेस्ट किया गया है, जो अब आप पाकिस्तानियों का सेकंड होम भी कहते हैं, रूलिंग एलीट का भी सेकंड होम है, वो 22 अरब डॉलर कब वापस आएगा? 22 साल में आएगा? मुझे बताएं ना जी। अब जरा पूछ ले, अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? वो कौन लोग थे जिन्होंने हुकूमत में आने के बाद अकाउंटेबिलिटी जो है, अकाउंटेबिलिटी के कानून बदल दिए? सवाल जो है, अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। अब ये जो खा गए हैं अपना बिजली के कारखानों से या दीगर मामलात में इन्होंने जो है पैसा पाकिस्तान के साथ करप्शन की है, खा वो पीटीआई के हों, खा मुस्लिम लीग के हों, खा वो पीपल्स पार्टी के हों, क्या ये बिला तफरीक इनका एहतसाब नहीं होना चाहिए आवाम के लिए? जी राणा साहब। इनसे सवाल था जी राणा साहब। अच्छा देखें जी, बात ये है कि 4 साल की हुकूमत जब नियाजी साहब की थी, तो उसमें ये क्या करते रहे? केसीसी तो बनाते रहे हैं। वो जी, वो तो पूरा तरीन बंदा था। बात करें अच्छे लोगों की बात करें, बरामद करते, ये जो चीजें थी ये उसने केसेस ही तो किए हैं, तो उसमें साबित तो कुछ पाई पैसे नहीं कर सके उनके ऊपर। तो ये इल्जाम आता है असल में विरोधी सुरंगों को जो तहस किया जा रहा है, विरोधी सुरंगों को जो खत्म किया जा रहा है, उसका शोर शराबा पीटीआई और पीटीआई के जो सहूलतकार हैं उनको तकलीफ है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो क्यों सरवाइव कर रही है और क्यों उड़ान बढ़ रही है। अब मुल्क उड़ान बढ़ चुका है, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। हालिया जंग आप देख लें, ऑपरेशन जो है बनियानल मरसूस में पाकिस्तान की अफवाज ने किस तरह कामयाबियां हासिल की, और ये अफवाजें पाकिस्तान पे 9 मई करते हैं। ये जाके पाकिस्तान के अंदर कायदे आजम की रेजिडेंसी को तबाह बर्बाद करते हैं, और ये लोग हमें बताएंगे कि मुस्लिम लीग बिल्कुल सही रास्ते पे है या गलत पे है। कैस साहब, शिराजी साहब, मैं चाहूंगा कि हम चूंकि प्रोग्राम के कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, तो हम सिर्फ बजट पे जरा बात करें। अब सियासी लोगों से जरा पीछे परहेज कर लें।
आप जरा मुझे बताइए कि अब राणा साहब के जरिए से मशवरे शहबाज साहब तक जा सकते हैं, मुझे पता है इनका कितना क्लोज रिलेशन है उनके साथ, आप जरा आवाम के लिए बताएं कि इनको क्या करना चाहिए इस बजट में, आवाम को कुछ मिले, आवाम को कुछ मिले। सर मेरा ये ख्याल है कि अशियाए खुर्दोनोश से आप टैक्स उड़ाइए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरा ये ख्याल है कि इनपुट्स जो स्पेशली एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं उससे टैक्स उड़ाइए। ये दो काम आप करेंगे तो आपकी एग्रीकल्चर भी बढ़ जाएगी और आम आदमी को कहीं ना कहीं सहूलत। तीसरी बात तो वही है कि इंडस्ट्री अगर चलेगी तो या छोटे कारोबारों को आप सहूलत देंगे तो फिर लोगों को मुलाजमतें मिलेंगी, तो वो उन मुलाजमतों से टैक्स भी दे लेंगे और अपने आप को उस मुश्किल यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज को फरोग बिल्कुल सहूलतें देनी पड़ेंगी। आप ठीक है, राणा साहब सुन रहे हैं आप? जी 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 मैं सुन रहा हूँ। जी जी। और मेरा ख्याल है नहीं ये और जरा सुन लें फिर आपसे पूछते हैं। जी जी बात ये है कि मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि कर्जों की बात है और दो ही बातें हैं ना जी जी कि पाकिस्तान ने डॉलर कमाने हैं और डॉलर बचाने हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो बहुत सारे पैसे 32-33 बिलियन हर साल इस साल भेजे हैं पाकिस्तानियों ने, तो ये जो यूथ है हमारी उसको अगर आप इंटरनेशनली सर्टिफाई करके हमारे जो भाई बैठे हैं बाहर वो उनको एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट कर दें तो वो 35 से 50 बिलियन पे हो जाएगा जो पैसा वो भेज रहे हैं। यूथ भी एम्प्लॉय हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं होगा और आपको जो है और पैसे भी आप एक्सपोर्ट तो उस लेवल पे कर नहीं रहे तो आपकी यूथ तो एक्सपोर्ट हो सकती है ना। ठीक। जिस जो इंडिया कर रहा है, जो फिलीपींस कर रहे हैं, जो मेरा मिसाल के तौर पे फिलीपींस मेड्स भेजती है, आपकी जो घर की मेड्स हैं वो उस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग ही नहीं है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप नर्सेज ठीक है और यार ये इनको ट्रेन करके ये कमाल बात है। अच्छा राणा साहब देखें ये बड़ी समझने वाली बात है, यहाँ से मेड ट्रेंड करें यानी खवातीन या मेल मेड हो सकते हैं और उसके बाद नर्सिंग जो है उसकी स्किल प्रोग्राम जो है उनको प्रोवाइड करें, उनकी स्कीमें लेके आए, स्मॉल इंडस्ट्रीज को फरोग दें और अगर हम कुछ और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बिजली महंगी है, अपने नौजवान पढ़े लिखे यहाँ उनके लिए बाहर रोजगार की तलाश करें और उनको यहाँ से एक्सपोर्ट करें। यहाँ तो एक गरीब बाप कैसे अफोर्ड कर सकता है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट करके अपने बेटे को भेजे। अच्छा अगर खानदान खुशहाल होंगे तो मुल्क भी खुशहाल होगा। तो यहाँ ये फैसिलिटी नहीं दी जा रही सर, ये तो एग्री करते हैं ना आप, यहाँ पे एजेंट्स के जरिए कश्तियां डूब जाती हैं, इंसानी स्मगलिंग होती है। जी सर जी जी हमारे जापान का और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मुआहदा है, उसके तहत कोई तकरीबन 25,000 पाकिस्तानी हुनरमंद जो नौजवान हैं उनके लिए यहाँ राणा मशहूद साहब हैं, उनने नौजवानों के लिए एक अलहदा से प्लेटफार्म बनाया और वहां बकायदा हुनरमंदी की तालीम तरबियत जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तहत दी जा रही है। वो हुनरमंद यूथ प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम जी उसके तहत जापान के लिए 25,000 लोगों का एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है। और उसमें लोग कुछ तो आए तकरीबन कोई 5,000 के करीब जो है गवर्नमेंट के थ्रू लोग आए हैं और वो जॉबें कर रहे हैं। इसी तरह जो बाकी हैं उनकी ट्रेनिंग है, उनका एक बुनियादी लैंग्वेज कोर्स होता है वो कराना होता है और उसको L4 कहते हैं और इसके तहत वो गवर्नमेंट कर रही है ये काम भी कि हुनरमंदों को पाकिस्तान से भेजा जाए। स्मॉल इंडस्ट्री के हवाले से बता दें फिर शिराज साहब को शामिल करें। स्मॉल इंडस्ट्री के हवाले से छोटे कारोबार, स्मॉल इंडस्ट्री के हवाले से तो अच्छी तजवीज है, होना चाहिए, लेकिन मैंने अभी तो बजट कंप्लीट नहीं, अभी तो उसपे बहस होनी है, मेरा ख्याल कल भी होनी है, उसमें बहस भी होनी है। अभी पंजाब का सूबों का बजट आना है, पंजाब का आना है, तो अभी तो गुफ्तगू कंप्लीट नहीं, उसमें चेंजिंग भी आ सकती है, उसमें स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि राणा साहब बहस ही इसलिए है कि कम से कम आप जैसे लोगों के जरिए ये पैगाम तो पहुंचे ना। अब जो शिराजी साहब के अंदर तकलीफ है, जाहिर है वो कॉलमिस्ट हैं, लिखते हैं, वो यकीनन आपके सामने अपना दर्द बयान कर रहे हैं, कौम का दर्द बयान कर रहे हैं। कैस असलम साहब अदादो शुमार के जरिए बात कर रहे हैं,
तो हम चाहते हैं आपके जरिए से कम हुकूमत को ये पहुंचे तो सही ना कि अवाम में दर्द है, तकलीफ है। बिल्कुल पहुंचेगा। हमारा हर महीने एक जो है जूम मीटिंग होती है, उसमें 37 कंट्री के चैप्टर हैं हमारे कंप्लीट, जो मुस्लिम लीग नून के, उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब हर महीने मौजूद होते हैं। ठीक है। और उसमें हम यही राय जो हमें मुख्तलिफ मीडिया से या इस तरह टॉक शो से मिलती हैं, वो हम उनके बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुनिए जरा, शराइज साहब के पास चलते हैं। देखिए जी, जिंदगी तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। पहला फैसला वज़ीर आज़म साहब से कहें कि मौत आसान कर दें। जो आदमी मर जाता है उसकी कब्र, उसकी तदफीन के खर्चात 20,000 रुपए हैं, ये भी ज्यादा है। जरा मौत मुफ्त कर दें, जिंदगी तो आप मुफ्त नहीं कर ये तजवीज़ है सर, इसको नोट करें आप। दूसरी गुजारिश ये है कि दुनिया के किसी मुल्क में टैक्स दर टैक्स का निज़ाम नहीं है। यहाँ तनख्वाहदार तबके को तनख्वाह मिलने से पहले टैक्स ले लिया जाता है, उसके बाद वो जो चीज़ खरीदने जाता है उस पर फिर अलहदा टैक्स होता है। ये जो हमारे यहाँ सेल्स टैक्स का एक बिदत जो है वो डाली हुई है अरसा दराज से, ये ख़त्म होनी चाहिए। और एक बुनियादी मसला है आवाम का, वो बिजली की कीमत है। बिजली की कीमत पर यूनिट तय करें और उसके बाद उस स्लैब वाली बकवास खत्म करें। एक ही रेट हो, जो भी आपने रेट तय एक यूनिट से लेकर जितने भी यूनिट हो जी, आप उसका एक रेट तय करें और जितने यूनिट हो उसको मल्टीप्लाई कर ले कीमत से, वो बिल होना चाहिए। तो वो जो ड्रामाबाजी और झूठ और फ्रॉड है बिजली के बिलों में, उसको खत्म होना चाहिए। कोई सरचार्ज नहीं। और यही हाल पेट्रोल में होना चाहिए। बिल्कुल कि पेट्रोल की आप एक कीमत मुकर्रर करें, अवाम को बराह रास्त जो है रिलीफ दें। और सबसे अहम बात यह है कि 115 IPPs थे, 15 के साथ नेगोशिएशन मुकम्मल हो गई, वो ऑल्टरनेट उस पर चले गए मंसूबे पे। अभी 100 IPPs काम कर रहे हैं, जिसमें 50 हुकूमत के अपने हैं। तो वो जो 50 IPPs हैं जिनको बगैर बिजली पैदा किए अरबों कई हजार अरब रुपए की पेमेंट हो रही है हर महीने, वो 50 जो IPPs हैं हुकूमत के अपने, उनको बैक जुम्बिश कलम बंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राना इब्रार हुसैन साहब, जनाब कैस असलम साहब, जनाब नासिर शिराजी साहब। नाज़रीन, आपने देखा कि आज के प्रोग्राम में बड़ी गर्मा गर्म बहस भी हुई, लेकिन बड़ी पॉजिटिव तरीके से मुस्लिम लीग नवाज के नुमाइंदा ने भी सुनी और कैस असलम साहब ने जो है अपनी दलील के साथ साबित किया कि इस वक्त जो मामलात हो रहे हैं वो अवामी फेवर में नहीं है। नासिर शिराजी साहब ने भी यकीनन इस बहस में भरपूर हिस्सा लिया। और मुझे इससे जो याद आया कि आपकी नज़र करूं एक शेर, कि मैं हुकूमत को ये इल्तिजा करना चाहता हूं कि हमारे पेट पे पत्थर तुम्हारे सीने में, यही है फ़र्क हमारे तुम्हारे जीने में। आज के प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।